हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। तो दोस्तों, ये हम जो नया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दैट इज फॉर 2022 एग्जामिनेशन। और इससे पहले दोस्तों, मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 तक रिकॉर्ड कर कर दे दिया है। तो अगर आपने हमारा लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 5 अभी तक वॉच नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज उसको एक बार वॉच कर लीजिए। मैंने यूट्यूब चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बना रखा है। और हमारी जो एप्लीकेशन है अमित खांडल क्लासेस ऐप, वहां पर भी दोस्तों आप लोगों को ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले भाई, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार मैं आप लोगों को उसका रिव्यू करवा देता हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को जनरल टैक्स रेट के बारे में बताया था। जनरल टैक्स रेट, इनकम टैक्स के अंदर जब आप टैक्स लगाते हो तो दो तरह का टैक्स रेट होता है। एक को बोलते हैं इनका जनरल टैक्स रेट, और एक को बोलते हैं दोस्तों स्पेशल टैक्स रेट। ये जो जनरल वाला टैक्स रेट होता है और ये जो स्पेशल वाला टैक्स रेट होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसका प्रीवियस ईयर होता है 21-22 और असेसमेंट ईयर होता है दोस्तों 22-23, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनका जो है यहाँ पर बेसिकली क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल है, वो मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं, है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक स्लैब रेट बताया था कि भाई 250 तक टैक्स जीरो रहेगा। 250 से अगर 5 लाख की हम बात करें तो 5% रेट रहेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%। और अगर आप 10 लाख से ऊपर जाते हो दोस्तों, तो आपको वहां 30%, जो 30% टैक्स रेट है वो लगेगा। दोस्तों, इसके मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाए थे। और मैंने आप लोगों को एक बात और बोली थी कि भाई आजकल एक नया स्लैब सिस्टम आया है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 115 BAC, जो मैं आपको लेटर ऑन इसी चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अच्छा दोस्तों, अगर हम रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और हम सीनियर सिटीजन हैं, हमारा एज प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम या असेसमेंट ईयर के पहले दिन अगर 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हो जाता है, तो भाई हमारे को जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो नॉर्मली 2,50,000 होता है, दैट वुड बी 3 लाख, दैट वुड बी 3 लाख। और दोस्तों, अगर हमारा एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो जाता है, 80 साल के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है, और हम रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो हमें कहा जाता है कि हम हैं रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। और जो रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं भाई, उनको 5 लाख रुपया तक एग्जम्पशन मिलती है। बेसिक एग्जम्पशन 5 लाख होती है। अच्छा दोस्तों, फिर मैंने आपको एक रिबेट के बारे में बताया था, रिबेट। और ये जो रिबेट होती है, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है इंडिया में अगर उसका टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। दोस्तों, अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो आपको रिबेट मिलेगी। और ये रिबेट मिलती है 12,500 मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मतलब जितना आपका टैक्स अमाउंट है वो लिख लो, और 12,500 लिख लो, विच एवरेज लोअर। इससे ज्यादा रिबेट नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। और ये रिबेट जो 112A का कैपिटल गेन है, उसकी इनकम टैक्स में से नहीं मिलती। कल मैंने मिस्टर धनीराम का लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी करवाया था, और मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि कैसे रिबेट मिलती है। तो अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर मिस किया है तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग सेशन को। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, और अपना जो भी कॉपी या कॉन्सेप्ट रजिस्टर है उसको निकाल लीजिएगा। मैं सारे के सारे नोट्स आपको हैंड राइटिंग करवा दूंगा दोस्तों, और साथ में क्वेश्चन बैंक भी पूरा का पूरा क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा। तो आपका पूरा प्रैक्टिस क्लास के अंदर होने वाला है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन को। तो आप लोग भाई अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लो, और जो भी आपका कॉन्सेप्ट रजिस्टर है उसके अंदर भाई लिखना यहाँ पर शुरू कर दो। यहाँ पर आप लोग जो है उसको लिखना शुरू कर दो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं आज की इस अमेजिंग सेशन को। तो कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था, दैट इज इन रिलेशन टू रिबेट। रिबेट के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिबेट क्या होती है,
किसको मिलती है, कैसे मिलती है, कितनी मिलती है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में नॉर्मली इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन, HUF वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल और HUF के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर हम टैक्स रेट की बात करें तो हमें टैक्स रेट फर्म की भी जान लेना चाहिए, कंपनी का भी जान लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर स्टडी मैट। तो मैं आप लोगों को फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, इनका टैक्स रेट क्या होता है वो भी बताऊंगा। इट मे बी पॉसिबल कि इन पर एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं आएगा और आता भी बहुत कम है, ठीक है भाई। फाइनल लेवल पर जो है आप लोगों के ज्यादा आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्या टैक्स रेट है, आपको नॉलेज होना जरूरी है यहाँ पर। तो आप लोग आज अपना कॉपी में लिखेंगे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनका टैक्स रेट तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। इनके ऊपर सेस लगेगा वो भी बता चुका हूं। रिबेट कैसे मिलती है, वो केवल इंडिविजुअल रेजिडेंट को मिलती है, वो भी मैं बता चुका हूं। दोस्तों आज हम क्या नया डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के सेशन में दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आज के सेशन में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे फर्म, पब्लिक, थोड़ा सा इसको कलरफुल लिख लेते हैं, कलरफुल, फर्म, पब्लिक, लोकल अथॉरिटी। फर्म और जो लोकल अथॉरिटी होती है दोस्तों, उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या लगना चाहिए। अच्छा दोस्तों यहां पर जो मैंने फर्म वर्ड लिखा है ना, इसके अंदर आप लोग लिख लेना इंक्लूडिंग LLP, इंक्लूडिंग LLP। LLP का फुल फॉर्म समझते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो जितना भी फर्म होती है, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज होती हैं भाई, उनके ऊपर टैक्स का रेट क्या है, क्योंकि दैट इज गिवन इन योर स्टडी मैट, तो हमें इनका टैक्स रेट पता होना बहुत जरूरी है। देखो क्या पता भाई एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाकर पूछ ले, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इनके ऊपर फ्लैट रेट इज एप्लीकेबल। दोस्तों यहां पर स्लैब रेट नहीं लगती है, यहां पर माय डियर फ्रेंड स्लैब रेट इज नॉट एप्लीकेबल, यहां पर फ्लैट रेट इज एप्लीकेबल। स्लैब रेट में और फ्लैट रेट में क्या फर्क है दोस्तों, यहां जो फ्लैट रेट लगेगी दैट इज 30% ऑफ, 30% ऑफ टोटल इनकम। मतलब जो भी हमारी टोटल इनकम होगी, टैक्सेबल इनकम होगी, उसके ऊपर हम डायरेक्ट 30% का रेट लगाएंगे। नो स्लैब कि भाई 2,50,000 तक जीरो कर दो, फिर 250 से 5 लाख तक 5% लगा दो, फिर 20 लगा दो, फिर 30 लगा दो। नो, जितना टैक्सेबल इनकम है भाई उसके ऊपर डायरेक्टली 30%, इसको बोलते हैं फ्लैट रेट। ये फ्लैट रेट है। अगर फर्म का प्रॉफिट 10,000 भी है तो भाई साहब 30% से 3,000 रुपए का टैक्स बन गया। अगर फर्म का प्रॉफिट 1 लाख है तो 30,000 का टैक्स बन गया। इसको हम लोग फ्लैट रेट बोलते हैं, फ्लैट रेट। तो फर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में भाई साहब फ्लैट रेट लगेगी। अच्छा फर्म में LLP भी इंक्लूड है। LLP का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी हो या नॉर्मल हो, ऑलवेज फ्लैट रेट इज एप्लीकेबल, 30% ऑफ टोटल इनकम। बस फर्म के लिए आपको इतना सा यहां पर समझकर चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में बताता हूं कि कंपनी पर क्या टैक्स रेट होती है, ठीक है। तो आपके स्टडी मैट में है इसलिए जानना जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इंडिविजुअल और HUF के क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं। कंपनी वाले क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन स्टडी मैट में टैक्स रेट है तो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट क्या होगा, सुनो। कंपनी के केस में टैक्स का रेट क्या होगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों कंपनी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, है ना। कंपनी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लो भाई, 2 पार्ट्स में। सबसे पहला होता है डोमेस्टिक कंपनी,
सबसे पहला होता है माय डियर फ्रेंड्स डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी होता है। दूसरा आप लोग यहां पर लिखोगे फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी। तो दोस्तों एक तो होता है डोमेस्टिक कंपनी और एक होता है फॉरेन कंपनी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। अब ये डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। इट मे बी पॉसिबल दोस्तों कि आपको इसका पहले से पता होएगा, लेकिन आपको पहले से जो पता है उससे मुझे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स के लॉ में, इनकम टैक्स का जो लॉ बना हुआ है, इनकम टैक्स का जो कानून बना हुआ है, वहां पर दोस्तों डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का क्या मीनिंग है, चलो समझते हैं भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बताऊंगा, डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है, तो डोमेस्टिक कंपनी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तो होती है इंडियन कंपनी, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंडियन कंपनी, और जो दूसरा वाला होता है सेकंड वाला, उसको हम बोलते हैं कंपनी विच मेड अरेंजमेंट, which made arrangement for paying dividend, for paying dividend from income taxable in India। एक बार पूरा लिख लो, फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। यहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये जो इंडियन कंपनी होती है, इसके नीचे आपको दो कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। पहला कंडीशन आप लिख लो रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया, रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। और दूसरा वाला आप कंडीशन यहां पर लिख लो रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया और रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। अच्छा, एक बार फॉरेन कंपनी का भी मीनिंग लिख लो। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। तो दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कंपनी जो होता है ना, कंपनी, उसको इनकम टैक्स में दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी and the second one is called foreign company. So first we have to understand the term of domestic company. So my dear friends, if the company is Indian, दोस्तों अगर कंपनी इंडियन है, अगर कंपनी कैसी है भाई, इंडियन है, अगर कंपनी कैसी है, इंडियन है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर कंपनी इंडियन है, और कंपनी को इंडियन कब मानेंगे, जब उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर हो, इंडिया में। पहली बात, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर हो, इंडिया में हो, एंड रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। दोस्तों वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो अगर हम इन दो बातों को पूरा कर रहे हैं, पहली बात उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए, दूसरी बात वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। अगर ये दोनों, इंडिया का कंपनीज एक्ट पता है आपको अभी 2013 चल रहा है, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, जिसको रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 2013 ने। तो अगर इन दो कंडीशंस को आप सेटिस्फाई कर देते हो, पहली बात कि वो कंपनी इंडिया के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो,
दूसरी बात, उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भाई साहब इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम उसको इंडियन कंपनी बोलेंगे। दोस्तों हम उसको क्या बोलेंगे? इंडियन कंपनी बोलेंगे। और देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, कंपनी या, मतलब या तो इंडियन कंपनी वाली बात हो जावे या और लगा हुआ है बीच में, कंपनी विच मेड अरेंजमेंट फॉर पेइंग डिविडेंड। कंपनी बताओ क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती है फ्रॉम इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। या कोई भी ऐसी कंपनी भाई जो इंडिया में टैक्सेबल जो उसकी इनकम है, इंडिया में जो उसकी टैक्सेबल इनकम है वहां से डिविडेंड पे कर रही हो। दोस्तों वहां से क्या पे कर रही हो? डिविडेंड पे कर रही हो। तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, इंडिया के बाहर के कंपनीज एक्ट में बनाई गई, हो सकता है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया के बाहर हो, लेकिन वो बिजनेस इंडिया में करती है। वो बिजनेस कहां पर करती है? इंडिया में करती है। वो इंडिया से इनकम कमाती है और उस इनकम से वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडिया से जब वो इनकम कमाएगी जो इंडिया में टैक्सेबल है, उस इनकम से वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों जल्दी से बताओ, आप उस कंपनी को इंडियन डोमेस्टिक कंपनी बोलोगे या फॉरेन कंपनी बोलोगे? जल्दी से बताओ, आप उसको डोमेस्टिक कंपनी बोलोगे या फॉरेन कंपनी बोलोगे? द आंसर इज डोमेस्टिक कंपनी। अरे दोस्तों सरकार ने बोला कि कोई भी कंपनी जो इंडिया में टैक्सेबल इनकम कमाती है और उससे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो भले ही वो फॉरेन में रजिस्टर्ड हो, भले ही वो फॉरेन के अंदर कंपनीज एक्ट में बनी हो, लेकिन इट शुड बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, तो यहां आप गलती मत कर देना। तो आपने कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन पहले क्या पढ़ा है? दैट इज नॉट रेलिवेंट। इनकम टैक्स लॉ में क्या दिया हुआ है दैट इज रेलिवेंट, क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अभी आप इनकम टैक्स का लॉ पढ़ रहे हो। अच्छा, फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? जल्दी से बताओ, फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे भाई जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। तो फॉरेन कंपनी तभी जान पाओगे, ऐसा नहीं कहीं मैं डोमेस्टिक पूछूं तो तुम बोलो कि फॉरेन कंपनी नहीं होगी वो डोमेस्टिक होंगी, और जब मैं फॉरेन पूछूं तो तुम बोलो डोमेस्टिक जो नहीं होंगी वो फॉरेन होंगी। ऐसे नहीं भाई, पहले डोमेस्टिक को डिफाइन किया गया है कि डोमेस्टिक कंपनी दो होती है, या तो इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं? जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के कंपनीज एक्ट में हुआ हो और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया में हो। ठीक है, या कोई भी कंपनी, इट मे बी पॉसिबल कि वो इंडिया के बाहर की हो, लेकिन उसने डिविडेंड जो पे किया है वो यहां की इंडिया की टैक्सेबल इनकम से पे किया है, तो उसको भी डोमेस्टिक कंपनी बोलना है। उसको भी क्या बोलना है? बोलो, डोमेस्टिक कंपनी। राइट, समझ में आ रहा है भाई? देखो आप दुनिया जहां में कितना नॉलेज लिए हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में वो ही मानना पड़ेगा जो इनकम टैक्स के लॉ में लिखा है। अच्छा दोस्तों, आप फॉरेन कंपनी किसको बोलोगे? आप फॉरेन कंपनी किसको बोलोगे? जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है ना, उसको आप फॉरेन कंपनी बोलोगे। राइट, चलो अब मैं आप लोगों को टैक्स रेट के बारे में बताता हूं। देखो टैक्स रेट क्या होती है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट बता देता हूं भाई। फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट है वो बहुत ही खतरनाक है, एंड दैट इज 40% ऑफ टोटल इनकम। जो भी फॉरेन कंपनी का टोटल इनकम होएगा उसके ऊपर फ्लैट रेट लगेगा, फ्लैट रेट। एंड व्हाट इज द फ्लैट रेट? 40%। अगर 1 लाख रुपया टोटल इनकम है तो भाई 40,000 का टैक्स दो। अगर 10 लाख का टोटल इनकम है, टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम आफ्टर टेकिंग ऑल डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, तो अगर 10 लाख है तो 4 लाख का टैक्स दो। वहां पर स्लैब नहीं चलता है। स्लैब केवल कहां चलता है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, वहां पर चलता है। आर्टिफिशियल पर्सन वहां पर चलता है, बाकी लोगों के लिए फ्लैट रेट चलता है। तो फॉरेन कंपनी से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है भाई, 40%।
तो ये याद रखना किसको डोमेस्टिक बोलेंगे किसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो अब हम बात करते हैं भाई, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, डोमेस्टिक, चाहे वो इस वाले क्राइटेरिया में फॉल करे या इस वाले में, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है भाई उसका टैक्स रेट क्या होता है, उसका जो टैक्स रेट है वो क्या होता है, सुनो। उसका टैक्स रेट क्या होता है, आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है, उसका टैक्स रेट क्या होता है। तो उसका टैक्स रेट होता है दोस्तों, अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट की बात करूं तो यहां पर दो टाइप का टैक्स है। एक बार पहले पूरा नोट कर लो, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले लिख लो भाई, इफ टर्नओवर ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट, if turnover oblique gross receipt is up to रुपीज 400 करोड़, खोखा, खोखा समझते हो, 1 करोड़ को 1 खोखा बोलते, तो कितना खोखा हो गया, 400 खोखा हो गया, 400 खोखा हो गया इन प्रीवियस ईयर 1920, इन प्रीवियस ईयर 1920। अभी लिख लो, मैं समझाऊंगा आपको। और दूसरी तरफ लिख लो भाई अदर केस, दूसरी तरफ लिख लो भाई अदर केस। अच्छा यहां पर तो लिख दो 25% का रेट, और यहां लिख दो भाई 30% का रेट, फ्लैट रेट है, ध्यान रखना, नो स्लैब रेट। तो भाई डोमेस्टिक कंपनी पर जो टैक्स का रेट है वो आपको दो दो दिया हुआ है, या तो 25% लगेगा या 30% लगेगा। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप लोगों का जो एग्जाम 2022 में होने जा रहा है, तो आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर 21-22 का। आप लोग को जो इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा वो प्रीवियस ईयर 21-22 का कंप्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं असेसमेंट ईयर बोलूं तो सर असेसमेंट ईयर एक साल आगे को बोल दो, मतलब 22-23 को बोल दो। तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो प्रीवियस ईयर 21-22 का आएगा, मतलब असेसमेंट ईयर बोले तो 22-23, राइट। अच्छा आपको टैक्स भी इसी ईयर का निकालना रहेगा, है ना। लेकिन लॉ कहता है कि या तो टैक्स का रेट लगेगा 25% या टैक्स का रेट लगेगा डोमेस्टिक कंपनी पर 30%। अच्छा इट डिपेंड्स अपॉन टर्नओवर, दोस्तों ये चीजें किस पर डिपेंड करेगी, टर्नओवर पर डिपेंड करेगी, ग्रॉस रिसिप्ट पर डिपेंड करेगी। टर्नओवर समझते हो ना, सेल्स को बोलते हैं टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट बोलो, सेल्स बोलो, टर्नओवर बोलो, एक ही बात है। विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंडिचर, जो आपका ग्रॉस रिसिप्ट है, जो आपका टर्नओवर है, वो देखा जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए हम लोग बेस बनाएंगे प्रीवियस ईयर 1920 के टर्नओवर को। मतलब उस डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 1920 में टर्नओवर क्या था, क्या था उस कंपनी का टर्नओवर। अगर उस कंपनी का टर्नओवर था अप टू 400 करोड़, टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 400 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 400 करोड़ के इक्वल हो सकता है या उससे लेस हो सकता है। तो भाई कंपनी पर जो टैक्स का रेट लगेगा ना प्रीवियस ईयर 21-22 में, वो 25% लगेगा, 25%। ठीक है, देखो गवर्नमेंट बहुत होशियार है, गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर 2021 का डेटा नहीं लिया, उसने प्रीवियस ईयर 1920 का डेटा लिया, ताकि कोई भी पर्सन उस डेटा को चेंज ना कर सके। वरना लोग सोचेंगे यार 25 टैक्स की जगह अगर 30 लग रहा है तो 25 लगा लो। तो गवर्नमेंट बोली कि जब आप 21-22 में टैक्स दोगे, प्रीवियस ईयर 21-22 में टैक्स दोगे, तो गवर्नमेंट कौन से ईयर के डेटा को बेस बनाने के लिए बोल रही है, कौन से ईयर के डेटा को बेस बनाने के लिए बोल रही है,
प्रीवियस ईयर 1920 का डेटा। अब आप लोग इसकी ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि मैं वो भी बता दूंगा लेकिन आप लोगों के काम का नहीं है। तो आपको टर्नओवर देखना पड़ेगा, ग्रॉस रिसिप्ट देखना पड़ेगा। अगर वो 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अगर वो 400 करोड़ के बराबर है या कम है, तो कंपनी को प्रीवियस ईयर 21-22 में 25% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इफ इट इज अ मैटर ऑफ अदर केस, तो अदर केस क्या होगा? अदर केस क्या होगा कि उस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ से क्या था? ज्यादा था। तो भाई ऐसे केस में हम क्या करेंगे? 30% का टैक्स रेट लगाएंगे। हम 30% का टैक्स रेट लगाएंगे, 30%। अब मैं दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो अगर 400 करोड़ तक है उस ईयर का टर्नओवर, तब तो 25% रेट लगेंगी। मतलब हम टैक्स जो लगा रहे हैं वो 21-22 के प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगा रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए बेस किसको बना रहे हैं? प्रीवियस ईयर 1920 के टर्नओवर। अगर टर्नओवर 400 करोड़ के बराबर या कम है, तो आज 21-22 में टैक्स लगेगा 25%। अदरवाइज अगर वो 400 करोड़ से ज्यादा हुआ तो इट इज अ मैटर ऑफ अदर केस, एंड व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स? 30%। अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनना बहुत ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो किसी कंपनी ने पहली पहली बार, अरे पहली पहली बार, मोहब्बत नहीं, पहली पहली बार अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, पहली पहली बार, फर्स्ट टाइम। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहली पहली बार होती है, फर्स्ट टाइम होती है भाई। तो जब पहली पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो मुझे बताओ वो कंपनी अगर अपनी टोटल इनकम पर टैक्स देगी तो क्या रेट लगाएगी? बिकॉज उस कंपनी का तो प्रीवियस ईयर 1920 में कोई टर्नओवर ही नहीं है, कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुई है 21-22 में, तो हमें टैक्स तो 21-22 की इनकम पे अभी देना है, असेसमेंट ईयर 22-23 में देना है। अब हम क्या करें बताओ? हम 25% लगाएं या 30% लगाएं? आप मेरा क्वेश्चन समझ गए ना? कंपनी पहली बार स्टार्ट हुई है भाई, क्या करें हम? दोस्तों कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर रह जाए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। राइट, 2 घंटा 4 घंटा जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपका मैसेज देखूंगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है भाई, बताओ क्या करेंगे हम? तो द आंसर इज 30%। हम 30% लगाएंगे, क्योंकि इफ इट इज अ मैटर ऑफ अदर केस, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर 19-20 का टर्नओवर ही नहीं है, तो भी अदर केस के अंदर जाएगा और 30% लगेगा। तो 25 कब लगता है? जब हमारे पास प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर हो, और टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 400 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी कितने भी क्वेश्चन बना लो भाई, जितना आपका मन करे क्वेश्चन बना लो, मेरा आंसर रहेगा 30%। 30%। तो डोमेस्टिक कंपनी पर या तो 25 लगेगा या 30 लगेगा, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं वो मैंने अच्छे से समझाया एज पर इनकम टैक्स लॉ। अच्छा, फॉरेन कंपनी कौन होती है? जो डोमेस्टिक नहीं होती है, और वहां पर दोस्तों टैक्स का जो रेट होता है ना, दैट इज ऑलवेज 40%। दैट इज ऑलवेज 40%। राइट? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये आपके स्टडी मैट में थी टैक्स रेट, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसलिए भाई लोगों मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। चलो अब हम एक लास्ट टैक्स रेट और समझ लेते हैं, और वो जो लास्ट हम समझेंगे वो किसका समझेंगे? देखो, वो हम लोग किसका समझेंगे? लास्ट जो टैक्स रेट है। फिर हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, बाद में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो, तो अब मैं बात करता हूं भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्सन की डेफिनेशन में कहीं पर भी नहीं थी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कहीं भी नाम नहीं था कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी एक पर्सन माना जाता है,
मतलब एक तरह से ट्रस्ट हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक पर्सन है इनकम टैक्स में। आपके एग्जाम में आएगा नहीं इसका क्वेश्चन, बस एक बार वैसे ही पढ़कर चले जाओ। कभी नहीं आता है नॉर्मली ये क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी का, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसकी इनकम पर टैक्स अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। सुनो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, उसके ऊपर भी स्लैब रेट लगता है। देखो, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके ऊपर भी स्लैब रेट लगता है। मैंने कल वाले लेक्चर में समझाया था आपको। इसके बाद फर्म हो गया, कंपनी हो गया, फर्म के साथ में LLP हो गया, ये जो लोग होते, लोकल अथॉरिटी हो गया, इनके फ्लैट रेट लगता, इनके फ्लैट रेट लगता। ये देखो मैंने फ्लैट रेट समझाया आप लोगों को, इन लोगों के फ्लैट रेट लगता, देयर इज नो स्लैब रेट। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम लोग इनकम टैक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी स्लैब रेट है, वहां पर भी स्लैब रेट है। और मैं बता दूं भाई स्लैब रेट क्या है। सुनो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिल्कुल फर्जी स्लैब रेट है, मैं दिखाता हूं आपको। इफ टोटल इनकम, और दूसरी तरफ आप लोग लिख लो टैक्स रेट। एक तरफ लिख लो टोटल इनकम, दूसरी तरफ लिख लो भाई टैक्स रेट। अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का टोटल इनकम अप टू ₹10,000 है, तो यहां टैक्स का रेट रहेगा 10%। और अगर वो 10,000 से ज्यादा है, एक बार लिख लो, लेकिन बट अप टू ₹20,000, तो द टैक्स रेट इज 20%। लेकिन दोस्तों अगर वो टोटल इनकम 20,000 से भी ज्यादा हो जाता है, तो द रेट इज 30%। तो मुझे तो ये फर्जी लगा यार, क्या 10-20 हजार के लिए तुम 10%, 20%, 30% लगा रहे हो। लगाना था तो सीधा ही 30% लगा देते। कह रहे हैं जी आपकी इनकम अगर 10,000 तक है तो हम आपको 10% टैक्स लेंगे। 10,000 से 20,000, अगर टोटल इनकम 10,000 से 20,000, मतलब 10,000 ही हुई, 10 से 20, तो उस पर हम 20% लेंगे। और 20,000 से जितना ऊपर होएगा, जितना ऊपर होएगा, सपोज 50,000 है, तो 50 में से 20 से ऊपर कितना हुआ, 30 हुआ, 30। तो 30,000 पर हम 30% लगाएंगे। तो यार क्या 10-20 हजार, तुम सीधा ही 30 लगा देते यार, कौन सा आसान कर दिया तुमने। पर भाई जो भी है हमारे सामने है, ये स्लैब रेट आप एक बार नॉर्मली देख लेना, याद कर लेना। कोई MCQ क्वेश्चन आएगा तो आएगा, बाकी मेन फोकस हमारा इंडिविजुअल और HUF पर रहेगा, राइट। चलो, तो ये तो हो गई सारी टैक्स रेट की बात, रिबेट की बात, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इसको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अब दोस्तों आज मैं एक नई चीज बताने वाला हूं जो मैंने कल भी नहीं बताई थी, मैंने कहा था मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। दोस्तों मैंने कहा था ना, टैक्स के ऊपर एक चीज लगती है जिसको सरचार्ज बोलते हैं। और ये सरचार्ज जो होता है भाई, ये रिच पर्सन पर लगाया जाता है। जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग, रिच पर्सन, उनके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम कितनी है। दोस्तों अगर आपकी टोटल इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाती है, अगर आपकी टोटल इनकम दोस्तों स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो आपको वहां पर सरचार्ज पे करना पड़ता है, सरचार्ज। और सरचार्ज का रेट क्या है दोस्तों, वो मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा, क्योंकि सरचार्ज जानना बहुत जरूरी है। सरचार्ज को समझने के बाद हम लोग एक मार्जिनल रिलीफ भी पढ़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा, टैक्स रेट सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको नई चीज क्या पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, तो उस नई चीज का नाम है भाई, टॉपिक डाल लो, सर चार्ज, सरचार्ज।
तो आज की क्लास में दोस्तों हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है सरचार्ज। सरचार्ज होता है, अच्छा सरचार्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है दोस्तों, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है तो हम लोग उसको सरचार्ज बोलते हैं। अच्छा, टैक्स पर टैक्स गवर्नमेंट गरीब लोगों पे नहीं लगाती, अमीर लोगों पर लगाती है, रिच पर्सन पर लगाती है। और उनके की फर्क पैंदा है यार, इतना पैसा कमा रहे यार भर भर के, कहां लेकर जाओगे? सरकार कहती चलो टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी दो। चलो कैसे लगता है सरचार्ज, ये पूरा कहानी आपको समझाऊंगा मैं, राइट? चलो, तो सरचार्ज की बात हम लोग यहां पर करते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिविजुअल इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसमें फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है भाई। इसमें मैंने नाम लिया इंडिविजुअल का, HUF का, AOP का, BOI का, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये वही लोग हैं दोस्तों जिनका मैंने अभी आपको टैक्स रेट भी एक साथ पढ़ाया था। इन पर सरचार्ज एक ही तरीके से लगता है। कैसे लगता है एक बार पूरा नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को विद एग्जांपल समझाऊंगा। इफ टोटल इनकम, बेस किसको बनाना है? टोटल इनकम को, ग्रॉस टोटल इनकम को नहीं, टोटल इनकम को। याद है ना दोस्तों, टोटल इनकम कैसे निकलती है? जब हम सारे हेड की इनकम कंप्यूट करते हैं तो टोटल ग्रॉस टोटल होता है, उसमें से डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6A, बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। तो बेस किसको बनाएंगे? टोटल इनकम, क्योंकि टैक्स किस पे कंप्यूट होता है? टोटल इनकम पे। तो सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टोटल इनकम। अच्छा, तो सर कैसे, मतलब बताओ। हाँ बताता हूं। टोटल इनकम अगर अप टू ₹50 लाख है, ये जो लोग है ना इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनका टोटल इनकम अगर अप टू ₹50 लाख है तो भाई सरचार्ज का जो रेट होएगा वो निल होएगा, निल। कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, निल बटा निल, नो सरचार्ज। सरकार बोली यार क्या सरचार्ज देगा तू, तू टैक्स दे दे यही बहुत है। 50 लाख तक अगर तेरा टोटल इनकम है, मस्त रहे, कोई सरचार्ज नहीं है। ऊपर जाकर जवाब देना भाई, गरीब जनता पर क्या टैक्स पे टैक्स लगाना, बेचारा टैक्स दे दे वही बड़ी बात। अच्छा, लेकिन अगर टोटल इनकम अबाउ ₹50 लाख है, बट अप टू ₹1 करोड़, अप टू ₹1 करोड़, तो वहां लगेगा भाई सरचार्ज की रेट रहेगी 10% ऑफ टैक्स। जितना टैक्स बनेगा उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, राइट? लेकिन दोस्तों अगर अबव 1 करोड़ है बट अप टू 2 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 2 करोड़ के बराबर या उससे कम है, तो यही सरचार्ज का रेट रहेगा 15% ऑफ टैक्स। टैक्स का कितना परसेंट ले लो? 15% ले लो, 15%। लेकिन दोस्तों अगर टोटल इनकम अबाउ 2 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़, तो यही टैक्स का रेट हो जाएगा 25% ऑफ टैक्स। ठीक है, 25% ऑफ टैक्स। लेकिन दोस्तों अगर टोटल इनकम किसी बंदे का 5 करोड़ से भी ज्यादा है, ओ माय गॉड, सर आपका कितना है? मैं क्यों बताऊं भाई,
पर्सनल क्वेश्चन मैं क्यों बताऊं सर, बताओ ना। तो भाई साहब अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा होएगा ना टोटल इनकम, तो सरचार्ज का रेट होएगा 37% ऑफ टैक्स। ओ माय गॉड। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कोई स्लैब रेट नहीं है कि भाई 50 लाख तक 0, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, ऐसे नहीं है। ये स्लैब रेट नहीं है भाई, ये फ्लैट है। जैसे अगर किसी बंदे का टोटल इनकम सपोज करो 10 करोड़ है, तो सबसे पहले हम 10 करोड़ का टैक्स निकालेंगे। टैक्स कैसे निकालते पता ही है आपको। तो बताओ वहां सरचार्ज कितना लगेगा? डायरेक्ट 37% लगेगा। ये नहीं कि भाई पहले 50 लाख तक का टैक्स निकालो, फिर उसके ऊपर तो सरचार्ज 0 लगाओ, फिर 50 लाख से 1 करोड़ का टैक्स निकालो, फिर उस पर। ऐसे नहीं होता है भाई साहब, फ्लैट है, फ्लैट। इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, सॉरी फर्म और कंपनी की तो अभी बात ही नहीं हो रही, उनका तो सरचार्ज अलग तरीके से निकलता है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर जब सरचार्ज लगाओगे तो भाई साहब फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट। ध्यान रखना, फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट लगेगी यहां पर। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगर 10 करोड़ टोटल इनकम है, बताओ सरचार्ज का रेट क्या रहेगा? टोटल टैक्स पर 37%। टोटल टैक्स पर 37%। अच्छा बताओ, अगर टोटल इनकम 3 करोड़ है तो 3 करोड़ है तो सर 3 करोड़ है तो सर फिर वो इसमें फॉल करेगा 3 करोड़ वाला। तो 3 करोड़ का टैक्स निकालो और उस टैक्स पर फ्लैट 25% सरचार्ज, राइट। और अगर मान लो 1.5 करोड़ है तो फ्लैट 15% लगाओ। अगर 55 लाख है तो सीधा 10% लगाओ। तो सरचार्ज स्लैब बेसिस पे नहीं होता है, सरचार्ज तो डायरेक्ट लगता है भाई, डायरेक्ट लगता है। ठीक है। अच्छा इसके नीचे एक छोटा सा नोट जरूर लिख लीजिए, एक छोटा सा नोट लिख लो भाई। सरचार्ज रेट ऑफ 25% एंड 37%। 25% एंड 37% is not applicable on short term capital gain under section 111A and long term capital gain under section 112A। ये सेक्शन नंबर अगर याद ना हो भाई तो टेंशन नहीं लेने का। दोस्तों जब मैं आपको हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाऊंगा, हेड्स ऑफ इनकम, तो वहां पर एक चैप्टर आएगा कैपिटल गेन। क्या नाम है उसका? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से होता है। अच्छा वहां दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, जब मैं कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर आएगा। एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। किसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, किसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ये हम कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये दोनों कैपिटल गेन जो है ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अंडर सेक्शन 111A और 112A। 111A में कौन सा आता है, 112A में कौन सा आता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। वहां पर सरचार्ज की रेट 25 और 37% नहीं लग सकती। अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सपोज करो आपका 10 करोड़ है, 10 करोड़ है, 10 करोड़, तो आपके मन में तो ये आएगा कि यार 37% लगा दो, नहीं। वहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हाईएस्ट रेट है ना वो 15% है, भले ही इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वहां पर आ गया भाई, और उस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के कारण भले ही टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन आप सरचार्ज की मैक्सिमम रेट 15% ही लगाओगे। आप वहां पर 25 और 37% नहीं लगा सकते। बाकी तो भाई जब मैं कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तो हम लोग ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, वहां आपको ये बात समझ में आएगी, वहां मैं आपको इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो अभी इतना सा समझ लो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन अगर 111A या 112A में आता है
तो सरचार्ज की रेट 25 और 37% नहीं लग सकती, ठीक है। वहां मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% ही लग सकती है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर तो भाई अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज है, 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ के बीच में है तो 25 है, 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो 15 है ना। फिर तो जो दे रखा है भाई वही होने वाला है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मैं दोस्तों आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर माला माल। क्या बात है, मिस्टर माला माल, ये उस बंदे का नाम है, मिस्टर माला माल। और माला माल की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम जिसको आप लोग कई बार टैक्सेबल इनकम भी बोलते हो, दैट इज सपोज 60 लाख। माला माल की जो टोटल इनकम है या टैक्सेबल इनकम भी जो आप बोलते हो, दैट इज 60 लाख। चलो, अब माला माल का एज नहीं बताया तो आपको अजूम कर लेना है। बताओ क्या अजूम करोगे? 60 ईयर्स से कम अजूम करेंगे। जब एज नहीं बताते हैं तो हमको 60 साल से कम मानना पड़ता है। अच्छा बताओ भाई, अगर 60 साल से कम है, अच्छा रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, की फर्क पैदा है भाई? जो 60 साल से कम होएगा उसका स्लैब रेट याद है? अच्छा, यहाँ फ्लैट रेट लगेगा या स्लैब रेट, जल्दी से बताओ। यहाँ स्लैब रेट लगेगा या फ्लैट रेट लगेगा? सर स्लैब रेट लगेगा। चलो, तो स्लैब रेट से हम सबसे पहले टैक्स निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो सरचार्ज लगेगा नहीं ना, क्योंकि सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? टैक्स पे। चलो टैक्स निकालते हैं। याद है आप लोगों को कैसे निकलेगा? अप टू रुपीज 2.5 लाख। बताओ टैक्स कितना आएगा? 0, नील आएगा। मोर देन 2.5 लाख, लेकिन अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख, इस पर लगेगा 5%। तो 2.5 लाख का 5% निकालो, ये आ जाएगा 12,500। ठीक है। फिर 5 लाख से ज्यादा, अप टू 10 लाख, तो ये हो गया 5 लाख, है ना। इस पर लगेगा 20%, तो 20% आएगा 1 लाख। इसके अलावा जितना भी 10 लाख से ऊपर है, बताओ टोटल इनकम 60 लाख है, तो 10 लाख से कितना ऊपर है? 10 लाख से कितना ऊपर है? तो ये है हमारा 50 लाख। 60 में से 10 लाख हटा लो तो 50 लाख पर हम लोग लगाएंगे 30%, तो ये आ जाएगा भाई 15 लाख, राइट। बताओ टैक्स कितना निकल कर आया? टैक्स कितना निकल कर आया? 16,12,500। 16,12,500। अच्छा बताओ रिबेट मिलेंगी क्या? रिबेट मिलेगी क्या? सेक्शन 87 एक ही कल पढ़ाई थी आपको, रिबेट मिलेंगी क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, रिबेट मिल ही नहीं सकती। रिबेट तो उसको मिलती है जिसका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होता। इसका तो 60 लाख है, तो रिबेट तो मिल ही नहीं सकती। अच्छा चलो, रिबेट तो मिल नहीं सकती, कोई बात नहीं, रिबेट तो मिल ही नहीं सकती। सही बात है भाई, रिबेट कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती रिबेट। अच्छा दोस्तों बताओ सरचार्ज लगेगा क्या? जल्दी से बताओ, सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? सरचार्ज की रेट देखो, ये देखो, 50 लाख तक 0 होता है सरचार्ज, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपका टोटल इनकम है तो सरचार्ज कितना लगता है? 10%। लगा दूं सरचार्ज? हाँ सर लगा दो। तो सरचार्ज यहां पर 10% लगेगा। किसका? टैक्स का। जो हमारा टैक्स होएगा ना, टैक्स, जो भी हमारा टैक्स होएगा उसका 10% लगेगा। 10% ऑफ 16,12,500, 16,12,500। तो बताओ भाई कितना आएगा? 16,12,500, ये सरचार्ज आएगा। तो सरचार्ज भाई साहब हमेशा फ्लैट रेट से लगता है।
ये नहीं कि भाई 50 लाख तक का टैक्स मैं पहले अलग निकालूंगा फिर उसका सरचार्ज जीरो ना, फिर 50 से ऊपर का टैक्स अलग निकालूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपका इनकम 50 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा है टोटल इनकम, तो आपको पूरे टैक्स पर 10% देना पड़ेगा, पूरे टैक्स पर देना पड़ेगा भाई। अगर आपकी इनकम 60 लाख है तो पूरे 60 लाख के टैक्स पर आपको क्या देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, सपोज 6 करोड़ है, तो 6 करोड़ के टैक्स पर आपको 37% देना पड़ेगा। 6 करोड़ पर जितना टैक्स बनेगा उसका 37% आपको देना पड़ेगा। समझ में आया? बताओ, सरचार्ज को ऐड कर लो भाई, सरचार्ज को ऐड कर लो, कितना निकल कर आएगा 1773750। ये हमारा सरचार्ज। अच्छा, एक चीज और लगती है, मैंने कल की क्लास में बताई थी, जल्दी से बताओ, एक चीज और बताई थी सर, एक चीज और लगती है, वो होती है सेस। अच्छा, सेस हमेशा लगता है, ऑलवेज लगता है, ठीक है, जहां जहां टैक्स वहां वहां सेस। अच्छा बताओ, यहां तो सरचार्ज भी लगा है तो सेस 4% लगता है, मैंने बताया था। 4% किसका? अरे 4% किसका लगाओगे? टैक्स और सरचार्ज के टोटल का, टैक्स और सरचार्ज के टोटल का। तो टैक्स और सरचार्ज का टोटल कितना है? 1773750। इसका 4% लगा लो, इसका 4% लगा लो भाई, कितना आएगा बताओ? 1773750, इसका 4%, 70950। 70950 ये हमारा सेस हो गया। अच्छा, इसको ऐड कर लो। तो अगर हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जानना चाहते हो तो ये आएगी 18,44,700, 18,44,700। दैट इज आवर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। दोस्तों, ये हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ जाएगी। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यहां तक क्लियर है? अच्छा, मैं आपको और लोगों पर सरचार्ज का रेट क्या है वो भी बता देता हूं, वो भी बता देता हूं दोस्तों, फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो भाई, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन पर सरचार्ज का रेट क्या होता है, ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट जिसमें हम सरचार्ज की रेट सीखेंगे, इन केस ऑफ फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन पर सरचार्ज कब और कैसे लगता है। तो सुनो, फर्म, लोकल अथॉरिटी, अच्छा फर्म में LLP आती है, पता है ना आपको, पहले भी बताया था जब टैक्स निकालना सिखाया था। अच्छा, इनका टैक्स जो होता है वो फ्लैट रेट से होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लैब रेट से होता है, लेकिन बाकी लोगों का फ्लैट रेट से होता है, राइट। अच्छा, इन पर भी सरचार्ज लगता है क्या? हाँ लगता है। कब लगता है? सुनो, इफ टोटल इनकम। तो दोस्तों, अभी मैं आपको टैक्स निकालना नहीं सिखा रहा, अरे अभी मैं आपको टैक्स निकालना नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको सरचार्ज निकालना सिखा रहा। टैक्स तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे? देखो, पढ़ते पढ़ते बच्चा भूल जाते, हम अभी क्या पढ़ रहे? सरचार्ज पढ़ रहे। तो दोस्तों, अगर इन लोगों का टोटल इनकम, अगर इन लोगों का टोटल इनकम अप टू ₹1 करोड़ है, इन लोगों का टोटल इनकम अगर अप टू ₹1 करोड़ है, तो सरचार्ज का रेट रहेगा नील। सरचार्ज का रेट कितना रहेगा भाई? नील रहेगा। और अगर ये अबाउ ₹1 करोड़ है, अगर इनका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है,
तो सरचार्ज का रेट रहेगा 12% ऑफ टैक्स। तो इंडिविजुअल और इनके केस में देखो सरचार्ज बहुत सारा था, नील, 10%, 15%, 25, 37, ऐसा नहीं है। इन लोगों के या तो सरचार्ज लगता ही नहीं है या लगता है तो 12% लगता है। अगर अप टू 1 करोड़ तक टोटल इनकम है तो सरचार्ज नील होता है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% होता है। ये सब आपको याद नहीं करना, बस एवं ही बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेन तो देखो इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इंडिविजुअल वाला आपको पता होना चाहिए। बाकी एवं ही आप एक बार लिख लो, जरूरी है भाई, स्टडी मैट में दे रखा है तो लिख लो। इसके बाद सुनो थर्ड सुनो, थर्ड कंपनी। सर कंपनी जो होती है इस पर भी सरचार्ज है क्या? हाँ है ना, कंपनी पर भी है। जस्ट गिवन फॉर योर नॉलेज, इसको याद मत करना, कंपनी वाला सरचार्ज याद मत करना, बस एवं ही बता रहा हूं, लिख लो। अच्छा, कंपनी का जब मैंने टैक्स बताया था, बताओ मैंने कंपनी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, जल्दी से बताओ। सर एक तो बताया था डोमेस्टिक कंपनी, एक तो होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। एक तो डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। अच्छा ये क्या होती है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो कंपनी का भी क्या देखना पड़ेगा, टोटल इनकम। क्या देखना पड़ेगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम को बेस बनाना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी का अगर टोटल इनकम अप टू ₹1 करोड़ है, अप टू ₹1 करोड़ है, तो सरचार्ज की रेट रहेगी नील। सरचार्ज की रेट कितनी रहेगी, नील। लेकिन अगर टोटल इनकम अबव 1 करोड़ है, लेकिन अप टू 10 करोड़ है, अबव 1 करोड़ है लेकिन अप टू 10 करोड़ है, अप टू 10 करोड़ है, तो भाई सरचार्ज का रेट रहेगा 7% ऑफ टैक्स, 7% ऑफ टैक्स। लेकिन अगर कंपनी का टोटल इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, तो भाई सरचार्ज का रेट रहेगा 12% ऑफ टैक्स, 12% ऑफ टैक्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, चलो फॉरेन कंपनी का भी बता देता हूं। फॉरेन कंपनी के केस में भी ऐसे ही 3 पॉइंट्स बना लो, जस्ट गिविंग फॉर योर नॉलेज। दोस्तों अगर टोटल इनकम, बेस तो टोटल इनकम ही बनेगी हमेशा, सरचार्ज लगाते समय बेस किसको बनाते हैं, टोटल इनकम को। अगर टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़, तो भाई सरचार्ज का रेट नील रहेगा। और अगर वो अबाउ 1 करोड़ है लेकिन अप टू 10 करोड़ है, अप टू 10 करोड़ है, अप टू 10 करोड़ है, तो भाई यहां पर सरचार्ज की रेट होगी 2% ऑफ टैक्स। ठीक है, और अगर टोटल इनकम अबाउ 10 करोड़ है, अबाउ 10 करोड़, तो भाई सरचार्ज की रेट रहेगी, इसको मैं वापस लिख देता हूं, 5% ऑफ टैक्स। तो देखो कंपनी पर सरचार्ज का रेट क्या होता है, अगर कंपनी डोमेस्टिक है या फॉरेन है। कंपनी डोमेस्टिक कब होती है, फॉरेन कंपनी कब होती है, मैंने बताया था जब हमने टैक्स कैलकुलेट किया था, बताया था। अच्छा टैक्स रेट याद है, फॉरेन कंपनी का डायरेक्ट 40% था, डोमेस्टिक के अंदर आइदर 25 था या 30 था, फ्लैट रेट था, डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर। और प्रीवियस ईयर 21-22 में जब टैक्स लगाते हैं तो टर्नओवर किसका बेस बनाते हैं, 1920 का। अगर टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है 1920 का, तो टैक्स लगेगा डोमेस्टिक कंपनी पर 25%, अदरवाइज 30%। तो कंपनी का इतना एज सच एग्जाम में आता नहीं है यार,
बस स्टडी मैट में है इसलिए मैंने पढ़ा रहा आपको। अच्छा सरचार्ज देखो, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी है, सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर टोटल इनकम है तो सरचार्ज लगेगा टैक्स के ऊपर डायरेक्ट 7%। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है, 10 करोड़ से ज्यादा, तो सरचार्ज लगेगा 12%। तो या तो सरचार्ज नहीं लगेगा, या 7 लगेगा, या 12 लगेगा। फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट ऑलरेडी 40% है भाई, तो सरकार ने थोड़ा सरचार्ज का रेट कम कर दिया। अप टू 1 करोड़ है तो नील, अप टू 1 करोड़ है तो नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 2%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। तो वहां पर डोमेस्टिक में क्या है, नील 7 12, यहां पर क्या है, नील 2 और 5। तो आपको याद करने का एज सच नीड नहीं है, बस इंडिविजुअल वाला याद कर लेना। और भाई आज का लास्ट टॉपिक लिख लो, वैसे तो आपको पता है, फिर कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सरचार्ज वाले, प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चन सरचार्ज के, और एक मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट है वो भी कल मैं डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की। चलो लास्ट में लिख लो क्या चीज होती है, कंपल्सरी, कंपल्सरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये ऑलवेज लगता है, ये कंपल्सरी होता है, भले ही सरचार्ज लगे या ना लगे, सेस हमेशा लगेगा। अच्छा सेस जो लगता है भाई वो किस पर लगता है पता है आपको, कैलकुलेट ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर लगता है। और अगर सरचार्ज ना हो तो, अगर सरचार्ज ना हो तो फिर टैक्स पर लगेगा। तो सरचार्ज के लिए मैं लिख देता हूं इफ एनी, क्योंकि सरचार्ज तो लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, लेकिन सेस हमेशा लगेगा। अगर सरचार्ज लग रहा है तो टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर हम सेस लगाएंगे, और अगर सरचार्ज नहीं है तो भाई फिर तो हम टैक्स के ऊपर ही सेस लगाएंगे। सर व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द रेट। अच्छा ये जो सेस वगैरह होता है ना, ये हमेशा एट लास्ट करते हैं। एट लास्ट मतलब जितनी भी रिलीफ है, रिबेट्स हैं, वो सब जब आपको मिल जाएंगी, उसके बाद सबसे लास्ट में जाकर हमें सेस का कैलकुलेशन करना होता है। एट लास्ट मतलब सबसे लास्ट में, और ये होता है 4%। सेस का रेट कितना होता है, 4% इन ऑल केसेस। तो जब जब टैक्स लगेगा भाई सेस तो लगना ही लगना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही सरचार्ज लगे या ना। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। और इस वीडियो को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ जो अभी क्लासेस ले रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, इट इज ए ग्रेट हेल्प फॉर मी। और दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, आपके टेक्स्ट में बहुत जबरदस्त मार्क्स आएंगे, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो यही सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा, सबसे ज्यादा वहां पर काम आएगा, और मजा भी आएगा दोस्तों। मैं अपने ऑफिस के एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो यार, और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।